इस्तेमाल पर होगी सीधी कार्रवाई, नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा रद्द। रामनगर में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली, जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में उठा मुद्दा, पाटकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की खराब हालत को लेकर प्रशासन को घेरा। मणिपुर पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा, 13 से 15 फरवरी तक चलेगा धार्मिक आयोजन, शिवरात्रि पर गुजरेश्वर महादेव की होगी स्थापना। ऋषिकेश में भारतीय ज्ञान पर राष्ट्र परीक्षा का आयोजन, 300 छात्रों ने खुशी से लिया भाग, सफल छात्रों को मिलेगा प्रमाण पत्र और पुरस्कार। जंगल की आग पर राज्य सरकार का बड़ा बयान, वन मंत्री ने कहा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का अलर्ट सिस्टम है बहुत संवेदनशील, हर अलर्ट पर सतर्क है वन विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया, मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। बता दें खबर अब हरिद्वार से आ रही है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से सतर्क हो गया है। बता दें जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ कहा कि लाइसेंसी हथियार अब शौक या दिखावा का चीज नहीं है, हथियार सिर्फ सुरक्षा के लिए है, ना कि डर दिखाने या रौब जमाने के लिए है। बता दें जिलाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल किया तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन की ओर से जिले में हथियारों की जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यह देखा जा रहा है कि किसके पास कितने हथियार है और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से हो रहा है। इधर सरकार के नियमों के अनुसार 2 से अधिक हथियार रखना अब नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का साफ कहना है कि जिले में शांति और सुरक्षा सबसे पहले है, वहीं कानून तोड़ने वालों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि जिले में इस समय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार के नियमों के तहत 2 से अधिक हथियार रखने वालों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी किया जाए। वहीं प्रशासन का दावा है कि अधिकांश मामलों में लोग खुद हथियारों का लाइसेंस सरेंडर कर चुके हैं, जबकि बचे हुए मामलों में कड़ी कार्रवाई प्रतिक्रिया चल रही है। साफ है कि हरिद्वार में अब लाइसेंसी हथियारों पर प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी गई है। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है, तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। इसमें भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए। एक दो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रामनगर से है, जहां जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा जोरों शोरों से उठा है। बता दें संवादली क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य दीपचंद्र आर्य ने पाटकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की खराब हालत को लेकर प्रशासन को घेरा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मरीजों को दवाइयां नहीं दे रही है, मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इधर मरीजों को ले आने और ले जाने के लिए जो ई रिक्शा है वो भी काफी खराब हालत में है। दीपचंद्र आर्य ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी केवल बैठकों में आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में कोई काम नहीं होता। इस बैठक में उन्होंने बिजली लाइन पूरी करने, नए मीटर लगाने और कई सड़कों पर गड्ढे भरने की भी मांग रखी। इसके साथ ही नहरों की सफाई और मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी चिंता जताई है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि बाहर से दवा मंगाने की अनुमति नहीं होगी और 1 सप्ताह के भीतर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट दी जाएगी।
की अध्यक्षता हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपा कर्मा जी के नेतृत्व में हुआ और इस बोर्ड बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी जी पूछी गया है। मेरी जिला पंचायत की जो मेन समस्या है, पाटकोट में एक सरकारी वो है हॉस्पिटल, लेकिन क्षणिक स्थिति में है, वहाँ कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। डॉक्टर भी वहाँ बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाई लेके लोगों को विजिट करते हैं और चर्चा आरोप स्पीकिंग में हॉस्पिटल है। और दूसरे में सिंचाई विभाग वालों से मैंने हिम्मतपुर और बाजीटीला में जो नहर है उसकी सफाई के लिए मुद्दा उठाया था। और पीडब्ल्यूडी विभाग से मैंने पाटकोट से मोटर मांगे, कैरी मोटर मांगे और काशीपुर हाईवे वाले में जो गड्ढे हो रहे उनको भरने के लिए भी बात की थी। पिछली बार में गड्ढे भरे गए थे तो एक महीना भी नहीं टिक पाया, तो उनके लिए भी मैंने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित मणिकूट पर्वत एक बार फिर चर्चा में है। बता दें, यहां 13 से 15 फरवरी तक त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिन के कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम को लेकर आज शिव शक्ति कैलाश आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 108 हरिओम महाराज ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि के दिन मणिकूट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं महाराज का दावा है कि इस ज्योतिर्लिंग को 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचान मिलेगी, जिससे जुगेश्वर महादेव कहा जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये दर्शन करने से देश के 12 ज्योतिर्लिंग के देश का फल मिलता है। वहीं मणिकूट पर्वत को शिव और शक्ति का पवित्र संगम स्थल बताया जा रहा है। यह लगातार जलते कुंड, रुद्राक्ष के वृक्ष और महादेव कुंड मौजूद है। श्रद्धालु यहां आकर विशेष शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। मणिकूट पर्वत वेदों पुराणों प्रमाणित है, पुराणों में वर्णन है। नीलकंठ मणिकूट पर्वत ही प्रतिष्ठित है, यहाँ सत्यापित होता है। मणिकूट पर्वत की हिमालय में एक ऐसा पर्वत है उत्तराखंड में, मणिकूट पर्वत, जिसकी परिक्रमा होती है। और महादेव जल मणिकूट पर्वत पर ही निकलता है, जिसका नाम महादेव पानी रखा गया है। और उसी महादेव जल से मणिकूट पर्वत पर प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक होता है। वहां त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन लगभग 80% संत नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हम समाज में पूछते रहते हैं कार्यक्रमों में, तो बहुत कम लोग 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण कर पाते हैं। तो उनके लिए सब। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में भारतीय ज्ञान परंपरा का आधिकारिक राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन किया गया। बता दें, इस परीक्षा का आयोजन विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्था की ओर से किया गया। बता दें, इस परीक्षा में विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों से करीब 300 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कर भाग लिया है। वहीं छात्रों में परीक्षा को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। बता दें, परीक्षा केंद्र पर सभी छात्र समय पर पहुंचे और पूरे अनुशासन के साथ परीक्षा दी। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ा रहा। वहीं इसके माध्यम से भारतीय दर्शन, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य और नए विचारों की समझ बढ़ाने का प्रयास किया गया। बता दें कि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने परीक्षा के सफल आयोजन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी सभ्यता की बहुत बड़ी धरोहर है और युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए। वहीं परीक्षा के पर्यवेक्षक के रूप में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत मौजूद रहे। उन्होंने बताया
कि परीक्षा पूरी तरह साफ और सुव्यवस्थित तरीके से कराई गई है। वहीं परीक्षा में शामिल सभी छात्रों को राष्ट्र स्तर का प्रमाण पत्र और बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में जंगलों में आग को लेकर लगातार सामने आ रहे फायर अलर्ट्स पर राज्य सरकार ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का अलर्ट सिस्टम बहुत संवेदनशील हो गया है। इसी वजह से छोटे छोटे धुआं या छोटी आग की घटनाओं पर भी फायर अलर्ट के रूप में दर्ज किया जाता है। मंत्री ने बताया कि हाल ही की घटनाएं बड़े स्तर की जंगल की आग नहीं थी, केवल बारिश न होना और जमीन की सूखापन के कारण कुछ छोटे स्तर पर आग की घटनाएं हुई, जिन्हें अलर्ट सिस्टम में रिकॉर्ड कर लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को गंभीर संकट के रूप में देखना सही नहीं है। सुबोध उनियाल ने यह भी बताया कि पिछली रिपोर्ट में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फायर अलर्ट दर्ज हुई है, लेकिन उनमें से केवल 14% ही वन भूमि में जुड़े थे। बाकी अलर्ट निजी जमीन और खेतों में स्थित थे। इसके बावजूद वन विभाग को हर अलर्ट पर मौके पर जाना पड़ता है, जिससे कर्मचारियों पर दबाव बढ़ जाता है। इधर मंत्री ने साफ कहा कि सरकार पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाई हुई है और किसी भी आग की घटना को हल्के में नहीं लिया जाएगा। देखिए एफएसआई, मैंने आप देखा ना, एफएसआई जो भी आंकड़े देती है उसमें कहीं पर धुआं भी निकल रहा है तो वो भी अलर्ट में आ जाता है। तो हल्की सी अगर आपने आग लगाई वो भी अलर्ट में आ जाती है। तो कुल मिलाकर के वो घटनाएं बहुत छोटे स्तर पर हुई थी और उसका कारण भी यही था कि बारिश नहीं हुई थी और जमीन में सूखापन था, लेकिन वो घटनाएं एक किस्म की नेग्लिजिबल थी। आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं कर्मचारी बेवजह व्यस्त भी रहते हैं? इसको और निश्चित रूप से जाना पड़ता है, लेकिन एफएसआई के अलर्ट्स हैं। एफएसआई, मैंने कहा कि अलर्ट्स आने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो अलर्ट होना ही पड़ता है। जैसे पिछली बार आया था, इतने यहाँ पर एफएसआई में बताया था कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा फायर अलर्ट्स हुए, जिनमें मात्र 14% अलर्ट सिर्फ वन भूमि में थे, बाकी निजी भूमि में, खेतों में इस तरह के थे। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं एक इस तरह की स्थिति बनती है कि वन विभाग के कर्मियों को और ज्यादा मेहनत करनी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जसपुर से है, जहां देश भर में यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में जसपुर नगर में भी भारी जन सैलाब नजर आया। बता दें, पहले नगर के बाजार परिसर में स्वर्ण समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इन सभा में भारी से भारी कई वक्ताओं ने नए यूजीसी कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और केंद्र सरकार पर जमकर सवाल उठाए। इसके बाद स्वर्ण उद्यान समिति के बैनर तले नगर और क्षेत्र के लोगों ने अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर एक विशाल रैली निकाली। यह रैली मेन बाजार से लेकर ठाकुर मंदिर चौराहा, कोतवाली मार्ग से गुजरी और सुभाष चौक तक समाप्त हुई। रैली के अंत में उपस्थित लोगों ने उप जिलाधिकारी के पेशकार प्रकाश मेयर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि नए यूजीसी कानून को तुरंत वापस लिया जाए। वहीं विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। यह आंदोलन यह दर्शाता है कि देश भर में लोगों में इस कानून को लेकर भारी असंतोष है और जनता अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार है। वहाँ से सब्जी मंडी से शुरू हुई है और यहाँ सुभाष चौक तक, और हमारी लड़ाई और हमारी जंग यही है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक आरक्षण की मार से बच्चे झेल रहे हैं और एक नया कानून सरकार ने और बना दिया है यूजीसी। उनको इस कानून को उनको वापस लेना पड़ेगा। हमारे बच्चों के भविष्य की बात है और हम महिलाएं नहीं चुपेंगे अपने बच्चों के लिए, हम बराबर लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे स्वर्ण समाज द्वारा किया गया है, इसमें कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई दल शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण समाज शामिल है। हमारी मांग सरकार से है और माननीय उच्च न्यायालय से है कि हमें इस कानून पे स्टे नहीं चाहिए। ये कानून गलत है, इसे वापस नहीं होना है और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा स्वर्ण समाज लड़ाई लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पपर शैली भुलियोना गांव में मोटर मार्ग का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। बता दें, इस समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विनय करोला के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। बता दें, विनय करोला ने बताया कि 2022 से इस सड़क के लिए धन आवंटित किया जा चुका है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और सुस्ती के कारण आज तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस समस्या को लेकर लंबे समय से परेशान हैं और अब उनका धैर्य समाप्त हो गया है। करोला ने चेतावनी दी कि यदि विभागीय अधिकारी अब भी ध्यान नहीं देंगे तो ग्रामीण मजबूरी में धरना और चक्का जाम जैसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि यह सड़क ग्रामीणों के दैनिक जीवन और आवागमन के लिए बेहद जरूरी है। वहीं ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि अब प्रशासन उनकी आवाज सुनेगा और जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग को लेकर सख्त थे। साहब, ये एक रोड है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है। महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्मोड़ा नगर से लगा हुआ खास परजा में एक बड़ा महत्वपूर्ण गांव है। अल्मोड़ा का मुख्य सब्जी उत्पादक गांव है। रबी खरीफ के सीजन के अलावा 12 मास यहाँ नई नई तरह की सब्जियां पैदा करते हैं, नवाचार सब्जियों में कर रहे हैं, इनोवेशन कर डाल रहे हैं। युवा जो बाहर चले गए थे वापस आके इस गांव में सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। ब्रोकली, एवोकाडो जैसी सब्जियां जिसकी बाजार में मांग भी है और बहुत उच्च दाम में वो सब्जियां बिकती है, ऐसी सब्जियां अपने गाँव में का उत्पादन कर रहे हैं। उसके और पिछले 2022 में इस रोड का टेंडर लगा था। डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि रोड के बनने की शुरुआत 2022 में होनी थी। एक साल में इस रोड को खत्म पूरा हो जाना था 2023 में। हमारी डिमांड ये थी कि भाई आप जहाँ पर इतना उत्पादन हो रहा है सब्जियों का, उस उत्पादन के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप हमें रोड दीजिए ताकि हम लोग आसानी से सब्जियों को बाजार तक पहुंचा सके। जी, पिछले 2022 से रोड का कार्य शुरू हुआ था, 23 में खत्म हुआ था। अभी तक 5 साल हो चुके हैं इस रोड को नहीं बने हुए। हम लगातार अधिशासी अभियंता के पास दर्जनों लेटर दे चुके हैं। इनके द्वारा हमें आश्वासन दिया जाता है कि 3 महीने में रोड बन जाएगी, 6 महीने में रोड बन जाएगी। पिछली बार हम इनके पास अक्टूबर में आए थे, इन्होंने बोला था कि हम 2 महीने बाद रोड बना देंगे, पर अभी कॉल करने पर ऐसा करें कि रोड नहीं बनी तो हम क्या करें। तो इनका ये शब्द है और ग्रामीण काफी आक्रोश में है। अगर रोड नहीं बनी तो हम 4 मीटर पर जाम करेंगे। पूरे लोग, पूरा गांव, पूरी महिलाएं सहित पूरे रोड को हम जाम करेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अब सरकारी वाहनों पर भी कड़ा कदम उठाया है। बता दें, हाल ही में किए गए निरीक्षण में यह सामने आया कि कई सरकारी विभागों की गाड़ियां बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी के सड़कों पर चलती रहती है। ऐसे में आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि जांच के दौरान करीब 731 सरकारी वाहन ऐसे पाए गए हैं जिनका पीयूसी खत्म हो चुका है। इन वाहनों में वन विभाग, पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग और कई अन्य विभागों की गाड़ियां शामिल हैं। विभाग ने सभी चिन्हित वाहनों की सूची तैयार कर संबंधित विभागों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। वहीं नोटिस में कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर इन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। यदि विभाग इसका पालन नहीं करते हैं तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप सैनी ने कहा कि यह कदम राज्य में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अब से सभी सरकारी वाहन नियमित रूप से पीयूसी के लिए जांच में आएंगे। नहीं, जो इसमें सरकारी गाड़ियां जो हैं उनको टैक्स नहीं होता है। उसमें जो हमने जब डेटा निकाला सरकारी गाड़ियों का, जब विश्लेषण किया तो देखा बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके प्रदूषण सर्टिफिकेट जो है वो खत्म है और लगभग 731 ऐसी गाड़ियां हैं जिनके प्रदूषण खत्म है। अलग अलग विभिन्न विभागों की हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है और एनिमल हस्बेंड्री हो गई। ऐसे काफी सारे विभाग हैं जिनके पॉल्यूशन खत्म है। तो हमारे यहाँ से उनका चिन्हीकरण करके एनलिस्ट कर लिया गया है। उनको यहाँ से नोटिस दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना पॉल्यूशन करवा लें, नहीं तो यहाँ से चालान जनरेट होगा। चालान में 2500 रुपए का जुर्माना है और ड्राइवर का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो ऐसी गाड़ी जो सरकारी महकमे में चल रही है, अगर ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड होता है तो ड्राइवर उन 3 महीनों में गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो उसमें भी कठिनाई आएगी, जो भी ऑफिसर इसको यूज कर रहा होगा। तो ससमय अपना प्रदूषण जो है सब इसको।
रुक करते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राज्य की एसटीएफ में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 1 किलो 33 ग्राम हीरोइन बरामद की है। जी हां, आपको बता दें कि इस हीरोइन की बाजारी कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसटीएफ और किच्वा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य अभियुक्त शहनवाज को गिरफ्तार किया गया है। शहनवाज को कुमाऊं में हीरोइन का बड़ा सप्लायर माना जाता है। वहीं एसटीएफ उसे लगभग 2 साल से ट्रैक कर रही थी। बता दें, जानकारी के अनुसार शहनवाज बरेली से हीरोइन खरीदता था और कुमाऊं में बेचता था। उसकी गिरफ्तारी से कुमाऊं क्षेत्र में हीरोइन की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं एसटीएफ अब उनके अन्य साथियों की तलाश में है। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इधर अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से युवा वर्ग को नशे से बचाने में मदद मिलेगी और कानून का सख्त पालन सुनिश्चित होगा। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां युवा कल्याण विभाग के द्वारा जीआईसी पिथौरागढ़ के खेल मैदान में आयोजित सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में नगर निगम पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय टम्टा ने वर्चुअली खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश को खेलों का हब बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और खिलाड़ियों को हर मंच पर प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जा रहा है। जिला युवा कल्याण अधिकारी जगदीश नेगी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत की 12 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। विजेता प्रतिभागियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस तरह के आयोजन युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं और खेल संस्कृति को मजबूत करने में मदद करते हैं। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। खेल महाकुंभ का जो आयोजन हमारे सांसद जी के द्वारा किया गया, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इस सांसद खेल की प्रतियोगिता का यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हमारी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत विधानसभा को मिला करके कुल 12 विधानसभाओं से यहाँ पर प्रतिभागी आए थे, जिसमें हमारी सभी जो विधानसभा ने, जिस विधानसभा में हाईएस्ट अंक दिया है, उसको अभी यहाँ पर 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का यहाँ पर पारितोषिक दिया जाएगा और साथ में चैंपियनशिप ट्रॉफी भी दी जाएगी। तो मैं ये यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पिथौरागढ़ विधानसभा में इसमें ये पुरस्कार प्राप्त किया है। आज संसद स्तरीय जो प्रतियोगिता यहाँ पर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में जो यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें कि अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं, पिथौरागढ़ की 4 विधानसभा और चंपावत की दोनों विधानसभाओं के यहाँ पर 11 खेलों में लगभग 2500 प्रतिभागियों ने इसमें भाग किया है। और आज समापन यहाँ पर फुटबॉल खेल से यहाँ पर समापन हुआ है। अंडर 19 बालक वर्ग की यहाँ पर प्रतियोगिता संपन्न हुई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सड़क सुरक्षा की एक अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं। शहर में ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस की सख्त कार्रवाई के नतीजे देखने को मिले हैं। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। इसके साथ ही दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें और गंभीर चोटों के मामले भी घटे हैं। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि यह सुधार मुख्य रूप से ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन कराने के कारण हुआ है। ओवर स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों में चालान की संख्या बढ़ाई गई।
जिससे तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइवरों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सीमित पुलिस बल के बावजूद वीआईपी व्यवस्थाओं, धार्मिक जुलूस और अन्य आयोजनों के दौरान भी ट्रैफिक नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले समय में इस प्रवर्तन को और मजबूत किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों में और कमी ला जा सके। वहीं एसएसपी ने नागरिकों से भी अपील की कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि शहर की सड़कें सुरक्षित बन सकें। का जो ट्रैफिक का लेखा जोखा होता है, जिसमें ट्रैफिक की कार्रवाई होती है, उसमें देखा गया कि जो दुर्घटनाएं हैं उसमें कुछ कमी आई है। सब मृत्यु, जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, घातक या घातक इंजरीज होती है, उसमें भी कुछ कमी आई है। खासकर इसका कारण यही है कि जो इन्फोर्समेंट लेवल बढ़ाया गया, जो चालान का प्रतिशत हो, खासकर ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग में भी अप्रत्याशित रूप से इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, थाना पुलिस द्वारा, इससे कहीं ना कहीं जो इस तरह तेज गति चलाने वालों पर अंकुश लगा और गिरावट आई है। साथ ही जो हमारे पास उपलब्ध पुलिस बल है, उसको देखते हुए जिस तरह की व्यवस्थाएं, चाहे वीआईपी अरेंजमेंट्स हो, चाहे अन्य यहाँ पर जितने तरह के धार्मिक जुलूस होते हैं, सभी की व्यवस्था की गई। और खासकर जो इन्फोर्समेंट लेवल इस साल भी इसको इतना बढ़ाया जाएगा जिससे कि जो आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं हैं उस पर भी अंकुश लगे और साथ ही साथ जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उसमें भी कमी आए। तो पूर्व के साल की अपेक्षा इसमें काफी सुधार हुआ है और आगे भी कोशिश रहेगी कि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को और बढ़ाए। अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर नीति निर्धारण में समन्वय की कमी का आरोप लगाया है। बता दें, कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या 1 फरवरी 2026 को पेश किए जाने वाले, यानी कि आज पेश होने वाले बजट के आंकड़ों में तुरंत संशोधन किया जाएगा। उनका यह सवाल इसलिए है क्योंकि बजट के कुछ ही दिनों बाद सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी और सीपीआई की नई सीरीज जारी की जानी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं, जिसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल हैं। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि आम जनता की उम्मीदों और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों से परेशान है। अगर बजट के कुछ ही दिनों बाद जीडीपी और सीपीआई के आंकड़े बदलें तो सरकार को साफ बताना चाहिए कि इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। वहीं हरीश रावत ने पारदर्शिता का आग्रह करते हुए कहा कि बदलाव किसके हित में है, ये जनता को पता होना चाहिए। कि पहली बात तो यह है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसके ऊपर कई तरीके के बोझ बढ़ गए। विशेष तौर पर शिक्षा और चिकित्सा जिस प्रकार से महंगी हो गई है, तो जब तक इन वर्गों को आप राहत नहीं देंगे, विशेष तौर पर इनकम टैक्स में राहत नहीं देंगे, शिक्षा जो एजुकेशन लोन है उसमें ब्याज दर को घटाएंगे नहीं, और चिकित्सा के दायरे को और सुगम नहीं बनाएंगे, चिकित्सा उपकरणों आदि आदि पर आप छूटे नहीं देंगे, तो ये चीजें जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बर्डन है वो घटेगा नहीं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां वन विभाग ने वन चेतना केंद्र में जंगल की आग की सुरक्षा से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी मोहन राम ने भाग लिया और ग्राम प्रधानों और सरपंचों को जंगल की आग की सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें, मोहन राम ने बताया कि अब जंगल की आग का मौसम शुरू हो चुका है और इस दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसलिए वन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों और सरपंचों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्र में जंगलों की सुरक्षा और आग से बचाव के उपाय सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में वनाग्नि से बचाव के तरीके, आग लगने की स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए और जंगल की सुरक्षा के लिए जनता की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जंगल की आग की रोकथाम केवल अधिकारियों का काम नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की
सक्रिय भागीदारी से संभव है। हमारे द्वारा यहाँ वंचित केंद्र में अल्मोड़ा रेंज अंतर्गत अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसमें विभिन्न स्थानों से सरपंच महोदय, ग्राम प्रधान महोदय, महिला हाट, एनजीओ को लेकर यहाँ पे बैठक की जा रही है और हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह बैठकें, जागरूकता के क्रम में बैठकें की जा रही है, स्कूलों में बैठकें की जा रही हैं और वन अग्नि सुरक्षा को लेते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे क्रूज स्टेशन अपडेट कर लिए गए हैं। फायर वॉचर हमने दिसंबर से एक फायर वॉचर दिसंबर से रख दिया गया है। तो 15 फरवरी से सभी क्रूज स्टेशन में फायर वॉचर रखे जाएंगे और सारी हमने कंट्रोल रनिंग पूरी कर ली गई है और रोड साइड में भी जो हमारा जो काम था अग्नि सुरक्षा का काम किया गया है। डिपों की भी हमारी पूरी रूप से सुरक्षा की गई है। वर्तमान में 15 फरवरी से अग्निकाल जो हमारा शुरू होता है उसमें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की तरह जो उसकी तैयारियां आग से हम कैसे बचें उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और हमेशा विभाग द्वारा हमको सहयोग भी किया जाता है। मैं एक सरपंच के रूप में ये कहूँगा कि हम सभी लोगों को जंगल को बचाने के लिए हम सबको एक तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।